पर सभी मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। महात्मा गांधी के इन्हीं वचनों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 महत्वपूर्ण जजमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट लॉ, और ये जजमेंट्स हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2000, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 1997, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, ओल्गा टेलीज वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986, राम राज सिंह वर्सेस बाबूलाल 1982। चलिए शुरू करते हैं विद नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट्स की बात करें तो इन द ईयर 2000 द सुप्रीम कोर्ट फेस्ड अ केस कंसर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है और वास्ट बेसिन एरिया को कवर करती है जो अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एन इन्फ्लुएंशियल NGO हैज फाइल्ड अ रिट पिटीशन जिसमें वेरियस क्वेश्चंस थे, लेकिन ये रिट प्राइमरीली सेंटर्ड था ऑन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कंसर्न्स। इस रिट में यूनियन ऑफ इंडिया के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द डैम, इट्स रिव्यू प्रोसेस एंड कंप्लायंसेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट्स कंडीशन के अराउंड क्वेश्चंस थे। इश्यूज की बात करें तो द primarily issue revolved around the advocacy of environmental reviews for the Sardar Sarovar Dam project, potential violations of environmental conditions and the legal consequences of such violations. जजमेंट इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया फॉर कंपल्सरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड मैंडेटिंग कंप्लायंसेस विद द गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड स्कीम। साथ ही कोर्ट ने प्रोजेक्ट के कंटिन्यूएशन को अलाउ किया पर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन मेजर्स के साथ। इन्वायरमेंटल लॉ और इश्यूज रिलेटेड केस की बात हो और MC मेहता का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस MC मेहता द्वारा फाइल किया गया था, जो कि एक इन्वायरमेंटल लॉयर और एक्टिविस्ट हैं। ये केस सेंटर्ड करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से ताजमहल की प्रोटेक्शन के अराउंड, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस केस का मेन कंसर्न था डेटीरियोरेशन ऑफ द ताजमहल्स वाइट मार्बल ड्यू टू एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय नियर बाय इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली इन ताज ट्रेपेजियम जोन। पोल्यूशन मेनली इंडस्ट्रीज एंड व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से हो रहा था। इस केस में मेनली 3 इश्यूज हैं। पहला, क्या ताज ट्रेपेजियम जोन पोल्यूशन की वजह से ताजमहल और उसकी सराउंडिंग को सिग्निफिकेंट हार्म पहुंचा रहा है। दूसरा, क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज एजुकेट मेजर ले रही हैं टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट दिस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। लास्टली, व्हाट लीगल एक्शंस इफ एनी शुड बी टेकन टू मिटिगेट पोल्यूशन एंड इंश्योर द लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ ताजमहल। सन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस लैंडमार्क जजमेंट में एक्नॉलेज किया इन्वायरमेंटल थ्रेट को ताजमहल और इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। कोर्ट ने कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के क्लोजर के ऑर्डर भी दिए इन द ताज ट्रेपेजियम जोन टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया इमीडिएट मेजर्स लेने के लिए टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द एरिया, जिसमें व्हीकलर ट्रैफिक को रेगुलेट करना और इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करना इंक्लूडेड था। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर करने के लिए ताजमहल और उसकी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द जजमेंट एम्फसाइजेस द नीड for multiple prolonged approach involving environmental conservation, tourism management and pollution control to safeguard the Taj Mahal. The case sets important precedent in Indian environmental law and underscore the judiciary's role in safeguarding cultural heritage and environmental conservation. इस केस के डीप एनालिसिस के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbytes.in को विजिट करना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट पर सभी केसेस को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तीसरा केस है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फैक्ट्स की बात करें तो इस केस में एक ग्रुप जिसका नाम था वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They were concerned about factories in Tamil Nadu releasing a harmful substance into the Palar River. पलार रिवर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और एक अच्छी खासी संख्या में लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। रिवर पोल्यूशन के कारण काफ़ी सारे फार्मलैंड बैरन और यूजलेस हो चुके थे। द मेन क्वेश्चन वाज वेदर फैक्ट्रीज शुड बी अलाउड टू कीप रनिंग इवन इफ इट हार्म्स पीपल
पीपल एंड नेचर। जजमेंट की बात करें तो इस केस से डील करते हुए कोर्ट एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था बिटवीन लेटिंग फैक्ट्रीज वर्क एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। कोर्ट को पता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, पर इनके द्वारा किया जा रहा नुकसान भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन द एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ पीपल हु कंप्लेंड और फैक्ट्रीज को फाइन पे करने के लिए कहा गया। The court also said we need special courts to handle environmental cases. केस नंबर 4 है ओल्गा टेलीज वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फैक्ट्स की बात करें तो हुआ ये सन 1981 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसीजन लिया कि मुंबई एरिया में जितने भी लोग स्ट्रीट्स और स्लम्स में रह रहे हैं उन सभी को इविक्ट कर दिया जाए। दिस इविक्शन वाज बेस्ड ऑन सेक्शन 314 ऑफ द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888। इसके रिस्पॉन्स में ड्वेलर्स ने एक रिट पिटीशन फाइल की अलेजिंग वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्वेलर्स को मुंबई हाई कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया, but the eviction still took place. The case questioned stoppers against fundamental rights, the scope of Article 21, right to life, and the constitutionality of the Act's provisions. कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा, right to life includes the right to means of subsistence. The state must provide adequate means of subsistence and work, and any deprivation must follow a just and fair procedure. कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि encroachment on public spaces is not permissible and upheld the constitutionality of section 314. साथ ही कोर्ट ने कहा कि 20 साल से ज़्यादा पुरानी स्लम्स को बिना किसी अल्टरनेट साइट के रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही रीसेटलमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। कोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी टू मिनिमाइज पेन फॉर अफेक्टेड पॉपुलेशन। आज का लास्ट केस है रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। केस के फैक्ट की बात करें तो इस केस में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के प्रीमाइसेस के एडजेसेंट एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन लगाई थी। मशीन से अच्छी खासी मात्रा में डस्ट निकलता था जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा था। प्लेंटिफ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था और जितना भी डस्ट ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन से निकलता था उससे न सिर्फ प्लेंटिफ बल्कि उसके पेशेंट्स को भी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही ये डस्ट कपड़ों के पर एक रेड कोटिंग छोड़ती थी जो नोटिसेबल था। इस केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन की मांग करता है। इश्यूज की बात करें तो द सेंट्रल इशू इन दिस केस वाज वेदर द प्लेंटिफ had provided sufficient evidence to establish special damages and whether a permanent injunction should be granted against the defendant to prevent further operation of brick grinding machine. इस केस में कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में फैसला सुनाया और कहा डिफेंडेंट की ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन से प्लेंटिफ को डेफिनेटली स्पेशल डैमेज हो रहा है। डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन इशू किया जो डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करता था मशीन ऑपरेट करने से इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ये जजमेंट एम करता है पेशेंट की वेलबींग को प्रोटेक्ट करने को फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डस्ट पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस जजमेंट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.legalbytes.in को चेक करना मत भूलिएगा। वहाँ सारे केसेस टॉपिक वाइज डिटेल्ड में अवेलेबल हैं। If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.